हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स नाउ। आज है 29 फरवरी 2024 और आज हम डिस्कस करेंगे 29 फरवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर के न्यूज़ आर्टिकल्स जो मेनली द हिंदू न्यूज़पेपर से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। आज की पहली न्यूज़ है प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट्स कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी। प्रधानमंत्री के द्वारा इंडिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली फेरी का जो इनॉग्रेशन है वो किया गया। और ये जो इनॉग्रेशन है प्रधानमंत्री ने ये कोच्चि में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के थ्रू किया, वर्चुअल मोड में ये जो इनॉग्रेशन है इस फेरी का किया गया है। ये जो वेसल है इसको बिल्ड किया गया है कोचिन शिपयार्ड के द्वारा और इसकी टोटल लेंथ है 24 मीटर। 24 मीटर का ये कैटामरन है, एक तरह से वेसल है, एक बड़ी बोट मान सकते हैं जो एक साथ 50 पैसेंजर्स को कैरी कर सकती है। ये जो सुविधा है इसको आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा दूसरे और बाकी सिटीज़ में भी रेप्लिकेट किया जाएगा और ये एक अर्बन मोबिलिटी के लिए एक अच्छा जो साधन है वो माना जा सकता है। अर्बन मोबिलिटी को और ज़्यादा स्मूथ करेगा और अर्बन एरियाज़ में जो रिवर्स के नियर बाई स्थित हैं, रिवर्स के बैंक पे स्थित हैं, उन अर्बन सिटीज़ में अर्बन मूवमेंट को और ज़्यादा फास्ट, क्विक और फ्यूल एफिशिएंट बना सकता है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है या ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली फेरी है, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है बिकॉज़ इससे जो पॉल्यूशन है उसकी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पर जो गाड़ियों या व्हीकल्स से जो पॉल्यूशन होता है उसको कम किया जा सकता है अगर इस फेरी को बाकी जगह एक बड़े लेवल पे रेप्लिकेट किया जा सके। और ये जो स्टेप है ये क्लीन एनर्जी का जो इंडिया का मिशन है उसको एम्ब्रेस करता है, एक क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन के साथ आता है और इंडिया का जो नेट ज़ीरो कार्बन का कमिटमेंट है उसको भी आगे लेकर चलता है। तो ये कंट्री की पहली इंडिजीनियसली बिल्ट यानी इंडिया के द्वारा बनाई गई हाइड्रोजन फ्यूल सेल कोच्चि में स्टार्ट की गई है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये लॉन्च की गई है। 24 मीटर इसकी जो टोटल लेंथ है वेसल की वो लेंथ है और ये 50 पैसेंजर्स को एक साथ कैरी कर सकती है। सेकेंड न्यूज़ है इंडिया आस्क यूएस टू प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स। अब इंडिया और यूएस के पिछले कुछ महीनों से रिश्ते थोड़े से प्रॉब्लमेटिक चल रहे हैं खालिस्तानी ग्रुप को लेकर। पिछले टाइम में जब इंडिया में न्यू दिल्ली में G20 समिट हुई थी उस दौरान भी ये मुद्दा और स्पेशली समिट के बाद खालिस्तान से रिलेटेड कुछ मुद्दे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थे इंडिया और यूएस और कनाडा के रिलेशंस को लेकर। अब यहाँ पर प्रो खालिस्तानी ग्रुप वो आउटफिट्स हैं जो इंडिया में इंडिया से तो लिंक रखते हैं लेकिन वो उनकी जो ऑपरेशन है वो कनाडा और फ्रांस में है और वो इंडिया के अगेंस्ट अपना प्रोपेगेंडा चालू रखते हैं इन कंट्रीज़ में और सोशल मीडिया के थ्रू या बाकी अपने लिंकेज के थ्रू इंडिया में अलग-अलग जो अपने प्रोपेगेंडा है उसको वो प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए और उनके अगेंस्ट कार्रवाई करने के लिए यूएसए को इंडिया की तरफ से ये बोला गया है कि यूएसए प्रो खालिस्तानी आउटफिट जो है उनके अगेंस्ट कार्रवाई करें, उनको इन्वेस्टिगेट करें क्योंकि वो इंडिया में वायलेंस भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अलग-अलग तरीकों से वो इंडिया में लोगों को या अपने किसी पर्टिकुलर आउटफिट को इंस्टिगेट कर रहे हैं फॉर वायलेंस अगेंस्ट इंडिया। और इंडिया और यूएसए के जो टॉप ऑफिशियल हैं, इंडिया यूएस होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है अभी न्यू दिल्ली में है। उसी की जो मीटिंग है उसमें इंडिया और यूएसए के बीच में इस पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस किया गया। इसके अलावा भी काफ़ी सिक्योरिटी रिलेटेड जो डायलॉग्स रहते हैं वो ऐसी मीटिंग्स में डिस्कस किए जाते हैं। जो दोनों साइड्स हैं दे आल्सो फोकस्ड ऑन कर्बिंग द रैम्पेंट इंक्रीज इन नारकोटिक ट्रैफिकिंग पर्टिकुलरली ड्रग फेंटानिल। तो फेंटानिल ड्रग की जो तस्करी होती है नारकोटिक्स में उसको लेकर उसको लेकर डिस्कशन किया गया और जो नारकोटिक्स का ट्रैफिकिंग है यानी कि जो ड्रग्स की ट्रैफिकिंग दोनों कंट्रीज़ के बीच चल रहा है उसको कैसे रोका जाए, इस मुद्दे पे बातचीत हुई। इसके अलावा इंडिया और यूएसए के जो भी रिलेशंस होते हैं, तो उनमें कुछ मुद्दे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। जैसे कि एक है सिक्योरिटी और सेफ्टी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वो हमेशा डिस्कस होते ही होते हैं।
तो ये बायलैटरल जो एफर्ट्स है दोनों कंट्रीज के बीच, उनको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये जो समिट्स हैं वो लगातार ऑर्गेनाइज की जाती हैं, चाहे वो इंडिया में ऑर्गेनाइज की जाए या यूएसए में ऑर्गेनाइज की जाए या इंटरनेशनली बाकी किसी कंट्री में भी ऑर्गेनाइज की जाए। तो ये जो नॉर्मल डिस्कशन है, कुछ मुद्दे कॉमन हमेशा रहते हैं। तो ये एक नार्कोटिक्स ट्रैफिकिंग का मुद्दा है। दूसरा है टू कॉम्बैट टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। तो टेररिज्म और वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं दोनों नेशंस मिलके? ड्रग ड्रग ट्रैफिकिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं और ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी, जो इंडिया और यूएसए के जो शिपमेंट अराउंड द ग्लोब, जो अलग अलग ओशियंस में मूव करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैरी करते हैं, तो उनके ट्रांसपोर्टेशन की सिक्योरिटी भी कैसे प्रोवाइड करें दोनों कंट्री आपस में मिलकर। जैसे अभी कुछ दिनों पहले रेड सी के एरिया में यमन के जो हौती रिबेल्स हैं उनके द्वारा बहुत लगातार अटैक किए जा रहे थे। तो उस केस में भी, उस कंडीशन में भी इंडिया यूएसए ने मिलके उन हमलों को फोकस करके उनको रोकने की कोशिश की। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल सेट हो सकता है कि इंडिया और यूएसए दोनों मिलके इस तरह के जो भी चैलेंजेस हैं दोनों कंट्रीज के लिए कॉमन, उनको टैकल करें। इसके साथ ही जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर, उनके द्वारा बार बार ये कहा गया है कि कुछ रेजिस्टिव टॉपिक्स हैं इंडिया और यूएसए के रिलेशन में, वो यूएसए को देखने चाहिए और उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। जैसे अभी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों में इंडियन मिशंस पे काफ़ी अटैक हुए हैं, यूएसए में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी और लंदन में भी। तो अगर यूएसए से बात की जा रही है तो यूएसए की तरफ से, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई दे रही। तो फाइनेंस एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा ये कहा गया है कि अगर इन्वेस्टिगेशन यूएसए या बाकी कंट्रीज भी नहीं करती है तो ये कुछ नहीं, बस उन कंट्रीज की जो रेपुटेशन है उसको कम करता है। और ये बात केवल यूएसए के लिए नहीं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके के लिए भी कही गई एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा। अगर स्पेसिफिक हम देखें, ये जो अटैक्स हुए हैं, ये एक अटैक हुआ है सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में इंडिया के कॉन्सुलेट पे अटैक हुआ, तो उसके बाद इंडियन हाई कमीशन लंदन में अटैक हुआ है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी ये अटैक्स देखने को मिले हैं। तो इन सब अटैक्स जो भी हैं, इनके अगेंस्ट वहाँ की सरकारों के द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए, जो कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही। तो ये कंसर्न इंडिया का था जो पुटअप किया गया इस पर्टिकुलर मीटिंग में। होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग, ये इंडिया और यूएसए का एक डायलॉग है जो पहली बार 2011 में स्टार्ट किया गया है। 2011 में स्टार्ट किया गया था, 2011 से ये डायलॉग चल रहा है, जिसको रीस्टैब्लिश किया गया 2021 में बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और इंडियन एम्बेसी। 2021 में ये वॉशिंगटन में फिर से शुरू किया गया टू डिस्कस इशूज सच एज साइबर सिक्योरिटी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड जो भी वायलेंट एक्सट्रीमिज्म है उसको टैकल करें दोनों कंट्रीज मिलके उसको लेकर। तो ये यहाँ पर होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट हुआ था ये 2011 में और 2021 में रीस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका वॉशिंगटन में। ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 371 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर ये आर्टिकल है। आर्टिकल 371 नागालैंड स्टेट को स्पेशल पावर प्रोवाइड करता है। नागालैंड गवर्नमेंट का जो एफर्ट है टू रेगुलेट कोल माइनिंग हिट आर्टिकल 371 वॉल। तो अभी नागालैंड में जो कोल माइनिंग की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और अभी कुछ दिनों पहले एक हादसा भी हुआ था, तो ऐसी जो इलीगल कोल माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको रेगुलेट करने को लेकर, और आर्टिकल 371 का जो आपस में एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको बताने के लिए ये आर्टिकल लिखा गया है। आर्टिकल 371 ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन मेजर हर्डल इन नागालैंड्स एफर्ट टू रेगुलेट स्मॉल स्केल इलीगल कोल माइनिंग एक्टिविटीज़ इन द स्टेट। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो छोटे लेवल पे कोल माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं नागालैंड में, उसको टैकल करने में वहाँ की सरकार को मुश्किल आ रही है बिकॉज ऑफ आर्टिकल 371 ए। अब आर्टिकल 371 ए क्या है? ये स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड करता है भारत का संविधान नागालैंड स्टेट को, जो गारंटी देता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड एंड इट्स रिसोर्सेज अपार्ट फ्रॉम नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर। तो नागा के कस्टमरी लॉ और प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे वहाँ के लैंड और रिसोर्सेज पे, और वहाँ के लैंड और रिसोर्सेज
रिसोर्सेज जो है वहाँ के लोगों के लिए स्पेशल मायने रखते हैं और उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है। वो नॉर्मल स्टेट्स के लैंड और रिसोर्सेज की तरह कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो वहाँ के लोग ही डिसाइड कर सकते हैं वहाँ के कस्टमरी जो लॉ हैं वो किस तरह से एप्लीकेबल हों। अब नागालैंड में ये जो माइनिंग है ये मेनली रेड होल माइनिंग की तरह किया जाता है। इसका कोल को माइन किया जाता है। रेड होल माइनिंग एक तरह से हाईली इलीगल और अनसाइंटिफिक कोल माइनिंग है, जो एक बड़ी एक सीरियस थ्रेट बन गई है ह्यूमन लाइफ के लिए और एनवायरमेंटल हेल्थ के लिए नागालैंड में। इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीफो रियो, वो जनवरी 25 को एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें 6 कोल माइनर्स मारे गए थे कोल माइनिंग एक्टिविटीज़ करते हुए। उसके बाद वहाँ के चीफ मिनिस्टर पे भी बहुत प्रेशर है कि ऐसी अनसाइंटिफिक माइनिंग को स्टॉप किया जाए, लेकिन आर्टिकल 371 की वजह से ये जो है उनके द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही। अब आर्टिकल 371 से पहले जैसे हमने अभी देख लिया, आर्टिकल 371 स्पेशल प्रोविज़न गारंटी करता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज ऑफ नागालैंड अपार्ट फ्रॉम नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर। इसके अलावा अगर हम रेड होल माइनिंग की बात करें तो नागालैंड में काफ़ी टाइम से रेड होल माइनिंग की जा रही है और नागालैंड में छोटे-छोटे स्ट्रेचेज़ हैं माइनिंग को लेकर। मतलब कि एक बड़ा स्ट्रेच नहीं है जिसमें पूरा फ़ोकस होके सारे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स लगाएँ और कोल माइन किया जा सके। अलग-अलग एरियाज़ में छोटे-छोटे एरियाज़ हैं जिनमें रेड होल माइनिंग की जाती है। तो टोटल जो रिज़र्व है कोल का वो नागालैंड में है 492.6 मिलियन टन और ये बहुत ही इनकंसिस्टेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग-अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अलग-अलग जगह पे छोटे-छोटे लेवल पे कोल माइनिंग रेड होल माइनर्स के द्वारा की जाती है। और रेड होल माइनिंग एक तो इलीगल है ही, उसके साथ-साथ अनसाइंटिफिक भी है, जिसकी वजह से जो कोल माइनर्स हैं, उनकी हेल्थ के लिए वो बहुत बड़ा हैज़ार्डस है ऐसी माइनिंग और टोटल एनवायरनमेंट के लिए भी ये हैज़ार्डस साबित हुई है। नागालैंड्स कोल माइनिंग पॉलिसी 2006 में आई थी, जिसने अलाउ किया था उस समय रेड होल माइनर्स एज़ द कोल डिपॉज़िट्स आर टू स्कैटर्ड फॉर लार्ज स्केल एंड कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन। वहाँ पर स्पेशल केस में 2006 में अलाउ किया गया था रेड होल माइनिंग को, क्योंकि वहाँ के सारे डिपॉजिट्स स्कैटर्ड हैं, अलग-अलग हैं, छोटे-छोटे पॉकेट्स में, स्मॉल पॉकेट्स में डिपॉजिट्स हैं, इसलिए इंडिविजुअल को वो अवॉर्ड कर दिए जाते थे रेड होल माइनिंग के लिए। और ये जो रेड होल माइनिंग है वहाँ पर, वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को साथ लेकर ही की जा सकती थी। रेड होल माइनिंग कैन बी अंडरटेकन ओनली विद द कंसेंट ऑफ डिपार्टमेंट कंसर्न्ड इंक्लूडिंग दैट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। लेकिन ये जो माइनिंग है ये इलीगल वे में भी काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है नागालैंड में। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि ये जो इसकी ये प्रोविज़न है, इसको अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही है। दिस difficulty in making these mines accountable to special constitutional provision for the state and prevent land holding system giving ownership to the community because ये जो लैंड्स हैं ये कम्युनिटी की ओनरशिप में है और कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो अगर रेड होल माइनिंग कर रहे हैं तो उनको उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाना एक तरह से आर्टिकल 371 का हनन होगा। इसीलिए भी सरकार के द्वारा उतने स्विफ्टली या बहुत तेज़ी से इस पूरे सिनेरियो को रोका नहीं जा पा रहा है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो बिज़नेस पर्सन्स हैं, जो भी माइनिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उन दे शुड बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लैंड रिक्लेमेशन बाय फिलिंग अप रेड होल माइन्स एंड प्लांटिंग ट्रीज रादर देन लीविंग इट द बैरन। प्रॉब्लम ये भी है कि जो कॉन्ट्रैक्टर जिनको ठेके मिलते हैं या बिज़नेस पर्सन जिनको ठेके मिलते हैं, वो एक बार कोई एरिया बैरन होने के बाद छोड़ के चले जाते हैं। तो गवर्नमेंट का कहना है कि उनको ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि वो पूरा एरिया को वापस रिक्लेम कैसे किया जाए, वहाँ पर फॉरेस्टेशन कैसे किया जाए, या उन्हीं पे ज़िम्मेदारी डाली जानी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप को लेकर। इंडिया नेपाल ऑफिशियल डायलॉग साइलेंट ऑन लैंडमार्क पंचेश्वर डैम। नेपाल और इंडिया के बीच 1 महीने के बाद भी
जो लॉन्ग टर्म पावर शेयरिंग एग्रीमेंट साइन हो गया, लेकिन जो पंचेश्वर डैम, जो इंडिया और नेपाल के बीच का सबसे बड़ा डैम, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है, उसके बारे में कोई भी फाइनल नेगोशिएशन अभी तक नहीं हुए। और ये जो पंचेश्वर डैम है, ये बिगेस्ट बायलैटरल पावर प्रोजेक्ट इंडिया और नेपाल के द्वारा कंसीडर किया गया था। इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो है 6480 मेगावाट एनर्जी, जो दोनों कंट्रीज़ में बराबर में डिवाइड की जाएगी। इसके साथ ही अलोंग विद द वाटर फॉर इरिगेशन, इरिगेशन वाटर भी डिवाइड किया जाएगा, जिसमें से 1,30,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड जो नेपाल में इरिगेशन करेगा और 2,40,000 हेक्टेयर इंडियन टेरिटरी में इरिगेशन किया जाएगा इस डैम के द्वारा। लेकिन फाइनल जो पावर आउटपुट है उसको लेकर अभी तक दोनों साइड के बीच कुछ प्रॉब्लम देखी गई है, जिसको अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है। इसके साथ ही साथ डीपीआर जो है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स दोनों कंट्रीज़ के हैं, वो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं किए गए हैं या नहीं हुए हैं। अब दोनों के पर्टिकुलर मुद्दे क्या हैं इंडिया और नेपाल के भी। नेपाली साइड जो वाटर शेयरिंग के बेनिफिट्स हैं, उनको लेकर अपनी तरफ से उन्होंने बहुत क्लैरिटी नहीं दी है। वाइल इलेक्ट्रिसिटी तो दोनों कंट्रीज़ के बीच बराबर डिवाइड की जाएगी। इंडिया इरिगेशन में इंडिया में 2,40,000 हेक्टेयर और नेपाल में 1,30,000 हेक्टेयर। तो इरिगेशन में तो जो लायन शेयर है इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल में, वो इंडिया के बेनिफिट में। ऑन द अदर हैंड जो नेपाल है, उसको ऐसा लगता है कि जो पानी है पंचेश्वर डैम में, वो नेपाल के लिए गोल्ड है और इंडिया शुड पे नेपाल फॉर इट, मतलब पानी के लिए इंडिया उसे पे करे। इंडिया का कहना है कि ऐसा किसी भी वर्ल्ड ट्रीटी में अभी तक नहीं देखा गया है कि पानी के लिए पे करे, वो भी ऐसी रिवर के लिए जो ऑलरेडी दोनों कंट्री के साथ बॉर्डर बनाती है, दोनों कंट्री को वाटर शेयर ऑलरेडी करती है। तो इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट दिस क्लेम एज इट चैलेंजेस इंडियाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर वाटर बेस्ड ट्रीटीज इंक्लूडिंग इंडस वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ भी जो इंडिया ने पानी शेयर किया, वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट किया, उसमें भी पेमेंट के लिए ऐसे कोई बात नहीं कही है जो नेपाल के द्वारा कही जा रही है। तो नेपाल अपने पे अड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो पंचेश्वर डैम का प्रोजेक्ट है, ये अभी तक अटका हुआ है। तो देखने की बात होगी कि आगे किस तरह से नेपाल इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को आगे लेकर चलेगा इंडिया के साथ। ये आर्टिकल साउथ कोरिया के बारे में है। साउथ कोरियन प्रेसिडेंट टू विजिट इंडिया दिस ईयर, ऐसा साउथ कोरिया के जो एम्बेसडर हैं चैंग जो बोक, उनका कहना है। अब ये जो पूरा मुद्दा है, इंडिया और साउथ कोरिया के बीच एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, उसको लेके है। इंडिया और साउथ कोरिया के बीच है सीपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और ये जो एग्रीमेंट है, ये 2009 में साइन किया गया था, जो 2010 में इफेक्टिव हुआ था। तो सीपा इंडिया और साउथ कोरिया के बीच है, 2009 का है ये, और 2010 में इफेक्टिव हुआ। उसके बाद 2016-17 से इसको अपग्रेड करने की बात की जा रही है। एग्जिस्टिंग सीपा जो 2010 का था, उसको अपग्रेड करने की बात शुरू हो गई थी 2016-17 में। तो नेगोशिएशन बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऑफ कोरिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉर इंडिया 2016-17 से ये बातचीत कर रहे हैं टू अपग्रेड, कैसे जो बिजनेस रिलेशन है उसको अपग्रेड किया जा सके, सीपा में और ज़्यादा प्रोविज़न ऐड किए जा सके। लेकिन 2019-20 में ये पेंडेमिक आने तक ये बात अटक गई, ये आगे नहीं बढ़ी। उसके बाद अब इस मुद्दे को दोबारा से ज़िंदा किया जा रहा है, दोबारा से लाइव किया जा रहा है, ताकि इंडिया और साउथ कोरिया के जो रिलेशन है और ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग किए जा सके। और ये जो डिस्कशन है, जब साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट की विजिट होगी इंडिया में, वो डिस्कशन के जो उनके मेन पॉइंट रहेंगे, वो रहेंगे डिफेंस प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके अलावा रीजनल और ग्लोबल इश्यूज पे भी जो है चर्चाएं होंगी। तो यहाँ पर साउथ कोरिया इंडिया से हेल्प चाहता है, सपोर्ट चाहता है अपने स्पेस मिशन को लेकर। साउथ कोरिया की प्लानिंग है कि वो भविष्य में, आगे आने वाले टाइम में, बहुत ही जल्द अपना एक स्पेस से रिलेटेड एक अपना एडमिनिस्ट्रेशन शुरू करे, और उसमें इसरो के द्वारा जो हेल्प है वो साउथ कोरिया चाह रहा है, ताकि उसके जो लो ऑर्बिट सैटेलाइट हैं वो इसरो की हेल्प से साउथ कोरिया लॉन्च कर सके। तो इसरो की
कि जो स्पेस अचीवमेंट्स है उसको देखते हुए यूएसए ऑलरेडी इसरो के साथ टाई अप कर रहा है। साउथ कोरिया भी अब इसरो की टेक्नोलॉजी को लेकर इसरो की हेल्प चाहती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, इंडिया के लिए बहुत अचीवमेंट की बात मानी जा सकती है। गाज़ा की जो पॉपुलेशन है ये ऑलमोस्ट फेमाइन के कगार पे है, ऐसा यूएन ऑफिशियल्स का कहना है। जो ऑफिशियल्स हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटेरियन ऑफिस के और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के, उनका कहना है कि करीब 2 पॉइंट मिलियन लोग गाज़ा में क्राइसिस के मोड पर हैं और फेमाइन की कंडीशन बनी हुई है, और कंडीशन अगर ऐसी ही चलती रही तो नॉर्थ गाज़ा फेमाइन की गिरफ्त में आ जाएगा। और ये जो पूरा मुद्दा है ये शुरू हुआ था हमास के द्वारा इसराइल पे अटैक करने से। अक्टूबर 7 को हमास ने इसराइल पे अटैक किया था जिसमें करीब 1200 लोगों की जानें गई थी। उसके बाद जो रिटेलिएशन किया गया इसराइल के द्वारा, और आज की डेट में करीब 30,000 लोगों की जान जा चुकी है फ़िलिस्तीन के गाज़ा एरिया में, और पूरी तरीके से फ़ेमाइन की कंडीशन बनी हुई है। और ये जो कंडीशन है यूएन के ऑफिशियल्स के द्वारा बताया जा रहा है कि करीब 2.3 मिलियन लोग गाज़ा में दे आर फेसिंग क्राइसिस लेवल ऑफ फूड इनसिक्योरिटी और वर्स, एंड जो सिविल ऑर्डर ब्रेकिंग डाउन स्पेशली इन नॉर्थ वेयर फूड एंड अदर ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज आर स्केर्स। तो नॉर्थ गाज़ा की हालत सबसे ख़राब है। इसके साथ ही साथ जो यूएन की जो सप्लाईज़ होती हैं, वो भी कम हो गई हैं क्योंकि काफ़ी सारे देशों ने इज़राइल को सपोर्ट करते हुए जो यूएन को हेल्प देनी चाहिए, वो हेल्प देने से मना कर दिया, जो इस कंडीशन को और ज़्यादा सीवियर बना रही है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन केवल इसका ये बताया जा रहा है कि फर्स्ट स्टेप टू एलिमिनेटिंग द लूमिंग थ्रेट ऑफ फेमाइन इज सीज फायर सो हुमैनिटेरियन वर्कर्स कैन एंटर गाज़ा। एक तो है कि तुरंत सीज फायर किया जाना चाहिए, लड़ाई रोकी जानी चाहिए, और जो हुमैनिटेरियन एफर्ट्स हैं वो गाज़ा में एंटर करें, जो फूड सप्लाईज़ हैं वो जो लोग हैं वहाँ के उन तक पहुँचे। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।